हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। देखिए, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मनी। आप सबको पता है मनी होती क्या है। आप लोगों की पॉकेट के अंदर, आपके वॉलेट्स के अंदर अभी भी पैसे पड़े होंगे और आपको पता है इसी पैसों को हम क्या बोलते हैं, मनी कहते हैं। मनी को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी। मैं हर क्लास में आपको बोलती हूँ पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्पेशली नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। सबसे पहला 2012 का अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या बोला है, अरेंज द ओरिजिन ऑफ मनी इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन ऑफ मनी। एवोल्यूशन ऑफ मनी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास के बाद आप मुझे बताएंगे कि आंसर क्या होगा। और ये जो पीडीएफ है, चाहे क्वेश्चन आंसर की है, चाहे जो पीडीएफ आप लोगों के क्लास लेक्चर की होगी, दोनों पीडीएफ ऑलरेडी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल गई है। आप वहां जाकर उसको डाउनलोड कर लें सो दैट आपको चीजें समझ आ सके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये था दैट इज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन ऑफ मनी। एक क्वेश्चन 2014 का दिखाऊंगी मैं। इस क्वेश्चन को देखकर कोई भी पैनिक नहीं करेगा। यहाँ पे हमें क्या बोला, हमें एक इकोनॉमिस्ट के नाम पे बोला गया, अकॉर्डिंग टू गरले एंड शाह द वेरियस सब्स्टिट्यूट्स ऑफ करेंसी एंड कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स शुड बी असाइन डिफरेंट वेट्स अकॉर्डिंग टू। अब इस क्वेश्चन को देखकर हम में से काफी लोगों के दिमाग में पैनिक आ जाएगा। देखिए, अगर मुझे भी आज की डेट में एग्जाम लिखना हो, ठीक है, लिखना तो नहीं है बट अगर लिखना हो ये एग्जाम मुझे भी आज की डेट में, तो मेरे सामने भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, मैं भी पैनिक करूंगी। क्यों करूंगी? बिकॉज मैं प्रिपेयर नहीं हूं कि मैं इकोनॉमिक्स के साथ चीजें एसोसिएट करके मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंदर पढूं। और जब मैंने एनालाइज किए होते पीवाईक्यू, दैट्स वाई मैं आपको बोलती हूँ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू का। तो जब मैंने एनालाइज किया होता पीवाईक्यू, तो मुझे समझ आता कि ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जा रहा था। तो मैं अपनी प्रिपरेशन में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करती इकोनॉमिक्स के साथ कॉन्सेप्ट पढ़ने की। ठीक है, पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स के साथ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंदर मैं कॉन्सेप्ट्स को एसोसिएट नहीं करती। ऑल तो जब आपको याद होगा, जब हम माइक्रो मैक्रो पढ़ते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलता है ये इकोनॉमिक्स, ये कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है हमें इन डिटेल पता होता है। लेकिन हमें वो माइक्रो मैक्रो है, वो ट्रेंड माइक्रो मैक्रो में देखा जाता है, तो अभी नहीं देखा जाता। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑल्दो जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाऊंगी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के बेसिस में मैं ये कंक्लूड करूं कि 2014 में क्वेश्चन आया था और उसके बेसिस पे मुझे भी आज से जो पढ़ना है वो इकोनॉमिक्स और कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो उस समय मैं गलत हूँ। तो इस तरीके से नहीं पढ़ना। तो मैं आपको ये बता रही हूँ वो चीज हमें कब करनी है, जब हम माइक्रो मैक्रो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए हमें नहीं करना। इंटरनेशनल में भी वो चीज पूछी जाती है बट क्वेश्चन डिपेंड करेंगे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर? तो पी बाई क्यूज इसीलिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप खुद सॉल्व कर रहे हैं, पी बाई क्यू इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ कल की क्लास में मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लास के अंदर एक पी बाई क्यू डिस्कस भी किया था कॉब डॉगलस पे। ठीक है, कॉब डॉगलस पे अ, एक पीवाईक्यू शेयर किया था, जो पीवाईक्यू हम लोग जनरली क्लास के अंदर पढ़ते नहीं है। मैं आपको एक बार दिखाऊंगी वो क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि हम क्लास कहीं और नहीं लेकर जा रहे, लेकिन मैं आपको ये इसलिए दिखाना चाह रही हूँ सो दैट आपको समझ आए कि वाई पीवाईक्यूज आर सो इम्पोर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, ठीक है, 1 मिनट का पॉज लेकर इस क्वेश्चन को पढ़िए। अब यहाँ पे हमारा ग्रोथ अकाउंटिंग का फॉर्मूला लगता था, ग्रोथ अकाउंटिंग का। अब हम नॉर्मली क्लास के अंदर ये हर चीज नहीं पढ़ते, बट यहाँ पे क्वेश्चन आया और लेटेस्ट क्वेश्चन 2019 के अंदर, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम भी कवर करें। तो इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा स्टफ भी होता है, वो भी हम वहां पे कवर करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू आर क्लास दैट इज मनी एंड बैंकिंग। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। नियर मनी इज करेक्टली डिफाइंड एज एन। यहाँ पे नियर मनी पूछा तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय नियर मनी।
ये तो दीज आर द क्वेश्चन जो मनी से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यहाँ से आई डोंट नो कि कब मैंने क्वेश्चन देखा, कहाँ पे क्वेश्चन देखा, बट एक क्वेश्चन था जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट से पूछा गया था। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी, क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है ये भी हम आज की क्लास में समझेंगे। और अगर हम मनी के बारे में बात करें, इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए, वहां से भी चांस बनता है क्वेश्चन पूछने का। क्लियर? नाउ स्टार्ट करते हैं। मोटा मोटा आपको समझ आ गया कि क्लास में मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर हम मनी के बारे में बात करें, तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि आप लोगों की पॉकेट में पैसा पड़ा हुआ है, दैट इज मनी। अब आप मुझे मनी एक्सप्लेन करिए। मनी को जब हम बात करते हैं तो हम लोग क्या कह रहे हैं, जो पॉकेट में पैसा है, अगर आपको उसको डिफाइन करना हो, आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, 1 मिनट का पॉज करिए वीडियो को, कमेंट बॉक्स में टाइप करना स्टार्ट करिए कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है। जब हम मनी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मनी क्या है? सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर मेरे को कुछ बाजार में खरीदने जाना है, ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या पे करूंगी? मैं उसके लिए पैसे पे करूंगी। लेट से मैंने क्या किया, मैंने एक आइसक्रीम परचेज की, आइसक्रीम का प्राइस था 35 रुपीज। तो अब आइसक्रीम को परचेज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 35 रुपीज पे किए। लेकिन अगर ये मनी मेरे पास नहीं होती तो मैं क्या करती? मैं वापिस से कहाँ जाती? मैं बार्टर इकोनॉमी में जाती। बार्टर इकोनॉमी का मतलब जहां पे हम गुड्स की जगह गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, गुड्स की जगह गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। जब मैंने बोला कि गुड्स की जगह गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, इसका मतलब अगर मुझे एक आइसक्रीम चाहिए, आपके पास आइसक्रीम है, तो मुझे आपको कुछ पे करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ गुड्स, सो दैट मैं वो चीज परचेज कर सकूं जो मुझे चाहिए थी। इन दिस केस दैट इज आइसक्रीम। तो मैंने आपको आपसे जब आइसक्रीम ली, तो लेट से आपने बोला कि ये जो आपके हाथ में पेन टेबलेट है, मुझे आप वो दे दो। तो अब उस समय मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या बना? ये पेन टेबलेट मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना। तो मनी, बार्टर इकोनॉमी में ये जो पेन टेबलेट था दैट इज मनी। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मनी है दैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कैश और कॉइन्स की फॉर्म पे पैसा जो है उसी को हम यूज करके क्या करते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज करते हैं। अब इसके अलावा भी फॉर्म्स ऑफ मनी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो हम लोगों ने क्या देखा, मनी को, जो हमारी पॉकेट में पैसा है, हम उसको यूज करते हैं एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज सबसे पहले। ठीक है, जैसे आप लोगों को एक नोटबुक खरीदनी हो तो आप एक दुकानदार के पास जाएंगे, आप 50 रुपीज उसको पे करेंगे और नोटबुक लेंगे जिसका जो उसका प्राइस था। लेकिन अगर हमारे पास ऑन द कॉन्ट्रारी ये पैसा नहीं होता, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मनी है ये नहीं होती, तो उसके लिए मुझे उसको कोई सामान देना पड़ता। और कैसा सामान मैं उसको देती? जो उसके लिए भी एक्सेप्टेबल है। मैंने बोला कि मुझे नोटबुक चाहिए, तो उसने बोला क्या दोगे? मैंने बोला ये पेन टेबलेट ले लो। ठीक है, तो ये पेन टेबलेट वो तब लेगा जब उसको भी जरूरत है। इसका मतलब मेरी और उसकी जरूरत दोनों मिलेंगी तो मैं परचेज कर सकती हूँ। ठीक है, जो पर्सन है, जो शॉपकीपर है, उसको किसकी जरूरत होनी चाहिए? शॉपकीपर को जरूरत होनी चाहिए पेन टेबलेट की। और मुझे जरूरत किसकी है? मुझे जरूरत है नोटबुक की। तो नोटबुक परचेज करने के लिए शॉपकीपर को क्या चाहिए? शॉपकीपर मस्ट हैव द डिमांड फॉर पेन टेबलेट। अगर वो डिमांड क्रिएट ही नहीं करेगा पेन टेबलेट की, अगर उसको इस पेन टेबलेट की जरूरत ही नहीं है, तो क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है? जैसे अगर मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊं, मैं ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड में जैसे मैं बाकी क्लासेस देती हूँ, अगर मैं उसी मोड से पढ़ा रही हूँ, व्हाइट बोर्ड को यूज करती हूँ, तो पेन टेबलेट तो मुझे भी नहीं ना चाहिए। तो अगर हमारी जब तक डिमांड कोइंसाइड नहीं करेगी, तब तक हम परचेज नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर हम बार्टर इकोनॉमी में बात करते थे, बार्टर इकोनॉमी में हम लोग किसके बारे में बात करते थे? बार्टर इकोनॉमी में बात करते थे, अगर मुझे आपसे कोई चीज चाहिए तो मुझे जो चीज चाहिए उसके लिए मुझे आपको वो चीज देनी पड़ेगी जिसकी डिमांड आप खुद करेंगे। क्लियर?
तो हम इसको क्या कहते थे, हम इसको कहते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है, प्लीज लिख भी लेना। मीन्स बोथ द बायर एंड सेलर शुड वांट व्हाट द अदर पर्सन इज ऑफरिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, तो बार्टर इकोनॉमी में ऐसी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन आज की डेट में जब मेरे पास मनी है, मेरे पास एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है, जो कैश है, कॉइन्स है, नोट्स हैं, अगर मैं किसी दुकानदार के पास जाती हूँ, मैं उसको कैश में पे कर रही हूँ, ठीक है, मैं उसको करेंसी नोट में पे कर रही हूँ, यूपीआई से पे कर रही हूँ, वो इजिली एक्सेप्ट करेगा। कोई दुकानदार मुझे ये नहीं बोलेगा कि आप आपसे हम नोटबुक अगर आपने लेनी है तो हम आप हमें 100 रुपीज नहीं दीजिए, दो नोटबुक्स के आप मुझे 100 रुपीज नहीं दीजिए, मैं जाऊंगी, मैं उसको पे करूंगी नोट्स, और वो मुझे वहां से नोटबुक निकाल के दे देंगे। क्यों? बिकॉज ये जो मनी है मेरे पास, जो दुकानदार ने 100 रुपीज अर्न किए, वो उसको यूज कर सकता है फॉर फ्यूचर पर्पस। ठीक है, शाम को हो सकता है उसको घर के लिए कुछ लेकर जाना है, या कल उसको कुछ परचेज करना है, तो वो जो 100 रुपीज उन्होंने मेरे से अर्न किए, वो यूज कर सकते हैं टू मेक फ्यूचर पेमेंट, टू मेक फ्यूचर पेमेंट। तो ये जो फ्यूचर पेमेंट्स हमें दिख रही है, जो 100 रुपीज को यूज करके फ्यूचर पेमेंट दिखेंगी हमें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस फंक्शन ऑफ मनी इज नोन एज द स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या बोलेंगे हम इसको, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, यू कैन सेव मनी एंड यूज इट लेटर। क्लियर? मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको समझ आ गया, स्टोर ऑफ वैल्यू समझ आ गया। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम मनी की डेफिनेशन में पढ़ते हैं, दैट इज द मेजर ऑफ वैल्यू। आप एक प्रोड्यूसर हो, आपने ये पेन बनाया, ठीक है, ये सीडी पेन आप लोगों ने बनाया, अब आपको मार्केट के अंदर इसको बेचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका प्राइस सेट करना पड़ेगा। लेट से आपने बोला ये जो सीडी पेन है मैंने 10 रुपए का, 10 रुपए का बेचना है, तो ये जो 10 रुपए आपने इसके साथ प्राइस टैग लगाया, दैट इज व्हाट, दैट शोज मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। बिकॉज 10 रुपए, 10 रुपए इज व्हाट, 10 रुपए इज अगेन अ मनी। क्लियर? तो हम इसी के बेसिस पे मनी के बारे में अब देखते हैं, और मैं आप लोगों को एक बार डेफिनेशन पढ़ाऊंगी मनी की। Money is anything that is generally accepted as a medium of exchange, a measure of value, a store of value, and a standard of deferred payment. Deferred payment का मतलब क्या है? Used to settle payments in the future. Used to settle payments in the future. अब जब हम मनी के बारे में बात करते हैं, तो मनी ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में आपके पास आपने करेंसी नोट्स बना लिए, इस तरीके से तो मनी का सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ। मनी का सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुआ? मनी का सिस्टम जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमारे पास थी बार्टर मनी। बार्टर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, बार्टर इकोनॉमी का मतलब है कि लोग पहले क्या करते थे, लोग पहले गुड्स की जगह गुड्स को एक्सचेंज करते थे। तो हमारे पास क्या था, बार्टर मनी, बार्टर इकोनॉमी, सॉरी, बार्टर इकोनॉमी का सिस्टम था। जब यहाँ पे बार्टर इकोनॉमी के बारे में हम बात करते थे, तो हम लोग क्या बोलते थे, हम गुड्स फॉर गुड्स के बारे में बात करते थे। अगर मुझे आपसे ये पेन परचेज करना था, तो मुझे आपको भी कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिसके लिए आप डिमांड क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, आपको क्या चाहिए, अगर मैं बोलूं पेन, पेन मुझे आप सॉरी, अगर मैं आपको बोलूं मुझे ये पेन आपको बेचना है, ठीक है, तो मैं भी आपसे कुछ चार्ज करूंगी। अब मैं आपसे क्या चार्ज करूंगी, जिसकी मेरे को डिमांड है, जिसकी मेरे को जरूरत है। तो आप मुझे बोलेंगे ये चार्जर ले लो, ठीक है, लेट्स से आपने मुझे बोला ये चार्जर ले लो आप, लेकिन मैं बोलूंगी मेरे पास फोन ही नहीं है, तो मैं इस चार्जर का क्या करूंगी, इसका मतलब जो आप मुझे ऑफर कर रहे थे वो तो मैं लेने को तैयार नहीं हूँ। तो करते करते कुछ ऐसा कॉमोडिटी आनी चाहिए जिसकी मैं भी डिमांड क्रिएट करूं। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिली, हमें प्रॉब्लम देखने को मिली डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, कि दोनों को एट द सेम टाइम सेम वो कॉमोडिटी चाहिए जो दूसरा बेचने को तैयार है। तो यहाँ पे देर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट्स। दूसरा, जब हम बार्टर इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई मेजर ऑफ वैल्यू भी तो होना चाहिए। आपने मुझसे ये पेन टेबलेट लेना है,
ठीक है। अब अगर मैं मार्केट से पेन टेबलेट परचेज कर रही हूँ, तो मुझे पता है 3000 का मुझे पेन टेबलेट मिल जाएगा, ये 3500 का, वॉट एवर बी द प्राइस, लेट से 3500 का मुझे ये पेन टेबलेट मिला। अब 3500 का जो पेन टेबलेट है वो 3500 क्या बता रहा है, इट इज द मेजर ऑफ वैल्यू, कि इसका इतनी वैल्यू का ये प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम बार्टर इकोनॉमी में है, तो हम कैसे बताएंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है? दैट डिपेंड्स कि आप मुझे क्या ऑफर करना चाहते हो, फिर कहीं ना कहीं हमें मिडवे सेटल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या था, नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसके अलावा अगर आपने मुझे पेन टेबलेट दिया, तो मुझे भी तो आपको कुछ ऑफर करना पड़ रहा है। लेट से मैंने बोला मेरे पास ये सब्जियां हैं, आप ये ले लो। लेकिन वेजिटेबल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो वेजिटेबल क्या है, वेजिटेबल इज अ पेरिशेबल गुड। वेजिटेबल क्या है, इट इज अ पेरिशेबल गुड, मतलब टाइम के साथ ये खराब हो जाएगा। जब मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट टाइम के साथ खराब हो जाएगा, इसका मतलब आई कैन नॉट यूज इट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मैं फ्यूचर के लिए तो इसको यूज नहीं कर सकती ना, मुझे आज के आज इसको कंज्यूम करना है या कल के कल कंज्यूम करना है। तो इसका मतलब बार्टर सिस्टम के अंदर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी। तो बार्टर सिस्टम में जब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, तो कुछ हमें ऐसी कमोडिटीज चाहिए थी जो क्या हो, जिनको हम यूज कर सके एज मनी। तो बार्टर सिस्टम से स्टार्ट करते करते हमारे पास क्या आया, बार्टर सिस्टम से स्टार्ट करते करते हमारे पास क्या आया, कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी एवोल्यूशन को ध्यान से समझना। ठीक है, कॉमोडिटी मनी, कॉमोडिटी मनी में क्या होता था, मैं आपको एज सच कुछ नहीं पे कर सकती थी। अगर मुझे आपसे ये पेन परचेज करना है, इट्स नॉट कि मैं आपको बोलूंगी ये चार्जर ले लो या ये बुक ले लो इन रिटर्न, ऐसा नहीं होता था। कॉमोडिटी मनी के अंदर क्या हुआ, कुछ आइटम्स को सिलेक्ट किया गया, जैसे सॉल्ट, कैटल, ग्रेन्स, टी, शेल। ये वो आइटम्स थी जिनका खुद में यूज था। ठीक है, दीज आर यूजफुल इन इटसेल्फ। इसका मतलब इनकी खुद की वैल्यू थी, इंट्रिंसिक वैल्यू थी। अगर हम कैटल के बारे में बात करें, तो आपको पता है काऊ की अपनी वैल्यू है, बुफेलो की अपनी वैल्यू है, कुछ अपनी वैल्यू है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आइटम्स असाइन की गई कि अगर आपको मुझसे कुछ सस्ती चीज लेनी है, लेट्स से वेजिटेबल लेना है, तो मैं आपको कैटल क्यों दूं, कैटल तो नहीं दूंगी। तो बट मेरे पास इस सिस्टम के अंदर, कमोडिटी मनी के अंदर मेरे पास ऑप्शंस आ गए कि मैं आपको सॉल्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ, बिकॉज सस्ता सस्ता है दोनों। ठीक है, मैं आपको थोड़े से ग्रेन्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं आपको टी प्रोवाइड कर सकती हूँ, शेल प्रोवाइड कर सकती हूँ। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मुझे आपके साथ आपसे एक जमीन लेनी है, लैंड लेनी है, तो लैंड लेने के लिए मैं आपसे सॉल्ट तो नहीं ऑफर करूंगी। ठीक है, मुझे अगर आपसे लैंड लेनी है, तो मैं आपको सॉल्ट नहीं ऑफर कर सकती, मैं आपको ग्रेन्स ऑफर नहीं करूंगी। मैं आपको क्या ऑफर कर सकती हूँ, मैं आपको बोलूंगी कैटल ले लो। ठीक है, तो मैं आपको कहीं ना कहीं क्या दे रही हूँ, ये इनमें से कोई कॉमोडिटी दे रही हूँ। तो बार्टर सिस्टम में क्या था, हम लोगों को पता नहीं है कि हम किसके साथ ट्रेड करेंगे, लेकिन इन द कॉमोडिटी मनी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे असाइन कर दी कि ये पर्टिकुलर चीजें हैं, आप इसी के साथ काम करिए। और कई बार हम बार्टर इकोनॉमी और कॉमोडिटी मनी को इकट्ठे ही लेते हैं, बिकॉज गुड्स फॉर गुड्स है। अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं। सबसे पहले कॉमोडिटी मनी, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मनी। यहाँ पे जो कीवर्ड हमें देखना है, दैट इज आइटम्स विद इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसकी खुद की वैल्यू हो, जैसे सॉल्ट, कैटल, ग्रेन्स वर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब यूनिफॉर्म कोई सिस्टम नहीं था, डिविजिबल भी नहीं था, ड्यूरेबल भी नहीं था। डिविजिबल क्यों नहीं था, अगर मुझे आपसे लैंड लेनी है, अब कितना कैटल मैं दूंगी, हम किस तरीके से बात करेंगे। अब कैटल को मैं काट तो सकती नहीं हूँ। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। और किस लैंड के लिए कितना कैटल मैं आपको दूंगी, वो भी हमें पता नहीं था। अगर मैं लैंड मेरी हो सकता है हाई क्वालिटी की हो, लेकिन आपके पास जो कैटल है वो उतने अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन आप मुझे तो ना बताएंगे कि मेरे पास ये कैटल अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो आपने, मैंने आपसे लैंड ली, आपने मुझे कैटल दिया अच्छी क्वालिटी का, लेट से। ठीक है, लेकिन जब मैंने लैंड आगे सेल की, तो मैंने क्या किया, अब मुझे जो कैटल मिला, तो वो हो सकता है हल्की क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का नहीं हो।
तो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, नॉट यूनिफॉर्म। अब इस सिस्टम में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखी, जैसे मैंने आपको बताया नॉट यूनिफॉर्म था, डिविजिबल नहीं था, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेबल नहीं था। अगर मुझे कैटल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, इट्स वेरी ट्रिकी फॉर मी कि मैं उठाऊंगी तो लेकर जाऊंगी। मैं अपने साथ कौन सी मनी की फॉर्म लेकर जा सकती हूँ जो इजिली पॉकेट में आ जाए, जिसका ज्यादा वेट ना हो, उसी तरीके से मैं कैरी करूंगी। तो अब बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ट्रांसपोर्ट जो है उसका, मनी का, वो आसान हो जाए। अगर मैं कहीं जा रही हूँ, जैसे आज की डेट में हमारी पॉकेट में जो पैसा पड़ा है उसका ज्यादा वेट नहीं है, तो मैं चाहती हूँ मैं अपने साथ वो चीजें लेकर जा सकूं जो हल्की हो, जो ले जाना आसान हो, जो डिविजिबल हो, मैं छोटे से छोटी चीज का पे आराम से कर सकूं, ठीक है, पोर्टेबल हो, ड्यूरेबल हो। क्योंकि ये तो है नहीं कि मेरे पास जो आज नोट पड़े हैं मेरे पास, लेट से मैंने घर के अंदर पैसे रखे, मैं पैसे रख के भूल गई, 2 महीने 3 महीने बाद भी मेरे को याद आएगा और निकालूंगी, तो क्या वो मनी खराब होगी? नहीं होगी, बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी। लेकिन ड्यूरेबिलिटी हमें कहाँ पे नहीं मिलती थी? ड्यूरेबिलिटी हमें कहाँ नहीं मिलती थी? ना ही हमें बार्टर इकोनॉमी में मिलती थी, ना ही हमें कहाँ मिलती थी? कॉमोडिटी मनी, ना ही हमें कॉमोडिटी मनी में मिलती थी। अब उसको ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लोग किस पे आए? हम लोग आए मेटालिक मनी में। मेटालिक मनी में, मेटालिक मनी के बारे में अगर हम बात करें तो नाम से ही हमें पता चल रहा है ये कि जो मनी मेटल से बनी है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर मेटल्स की जनरली बात की जाती है। तो अगर हम मेटालिक मनी के बारे में बात करें तो गोल्ड, सिल्वर या कॉपर को हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज ये जो सारे मेटल्स है, दीज आर ड्यूरेबल मेटल, लंबे समय तक ये मेटल्स चलने वाले हैं। अब यहाँ पे जब गोल्ड, सिल्वर या कॉपर के कॉइन्स है, आप इसको आराम से कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको आराम से लेकर जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एज कंपेयर टू द कॉमोडिटी मनी। अब हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके से मेटालिक मनी को हम कैटेगराइज करते हैं। नंबर वन इज द फुल बॉडीड मनी एंड नंबर टू इज द टोकन मनी। देखिए, फुल बॉडीड मनी और टोकन मनी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर के बारे में अगर मैं बात करूं तो गोल्ड और सिल्वर की जो अपनी वैल्यू है, ठीक है, जो फेस वैल्यू है, जो कितने ग्राम का एक गोल्ड का कॉइन है, उस कॉइन का भी प्राइस उतना ही होगा। तो लेट्स से एक मेरे पास गोल्ड का कॉइन है जिसका वेट क्या है? 1 ग्राम, और 1 ग्राम गोल्ड लेट से आता है 4500 रुपीज का, ठीक है, लेट से। तो 4500 रुपीज का अगर एक गोल्ड कॉइन आ रहा है, 1 ग्राम गोल्ड कॉइन आ रहा है, तो जो गोल्ड कॉइन 1 ग्राम से बना होगा, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से, उसका प्राइस भी क्या होगा? उसका प्राइस भी 4500 होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ इन केस ऑफ गोल्ड और सिल्वर कॉइन, जो उस मेटल का प्राइस होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द फेस वैल्यू, मतलब उस मेटल का प्राइस का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज इक्वल टू द फेस वैल्यू, ठीक है। अगर वो 4500 का 1 ग्राम आज की डेट पे मिलता है, ठीक है, मुझे रेट नहीं पता, मैं सिर्फ क्लास समझाने के लिए बता रही हूँ, तो वही क्या बनेगा उसका? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट द फुल बॉडीड मनी। क्लियर? अब गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के बारे में अगर हम बात करें तो पुराने समय में जब गोल्ड और सिल्वर कॉइन की करेंसी यूज होती थी, एट दैट टाइम फेस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन फिर कई जगहों पे हमें कॉपर कॉइन्स भी देखने को मिले। देखिए, कॉपर कॉइन्स के बारे में बात करें तो कॉपर कॉइन्स में आप लोगों को ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। द रीजन भी, अगर हम मिडीवियल इंडिया के बारे में बात करें तो मिडीवियल इंडिया में कॉपर कॉइन्स को माना जाता था टोकन कॉइन्स, लेकिन उससे पहले एंशियंट टाइम्स के अंदर कॉपर कॉइन जो थे हमारे, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी तो आपको समझ आ गया। नाउ टोकन मनी भी समझा देती हूँ। टोकन मनी का मतलब क्या है? अगर एक कॉइन मेरा किससे बनता है? कॉपर से बनता है, लेट से, तो जो कॉइन कॉपर से बन रहा है, लेट से, उस कॉइन को बनाने की जो कॉपर लगा हुआ है उसको बनाने के लिए, वो लगता है मेरा 1 रुपए का। एक कॉइन को बनाने के लिए कॉपर लगा 1 रुपए का। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर 10 रुपए लिख दूं, कॉइन के ऊपर जो फेस वैल्यू है, जो आपको डिनोमिनेशन दिखाई देती है, दैट इज 10,
जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू दैट इज 10 इज ग्रेटर देन 1 रुपी। तो हम इस केस में बोलते हैं जो मनी है दैट इज द टोकन मनी। ठीक है, टोकन मनी क्या है, फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। और फुल बॉडीड में क्या है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, ये पूछा जा सकता है। अब जब हम कॉइन्स के बारे में बात करें, जब हम मेटालिक मनी के बारे में बात करें, तो मेटालिक मनी में क्या हुआ, एक एक लेवल से ज्यादा हम उस मनी को कैरी नहीं कर सकते थे। अगर मैं आपको 1000 कॉइन्स दे दूं, उसका वेट ज्यादा है, ठीक है, 10 कॉइन्स तो मे बी आपने पॉकेट में कैरी कर लिए, 50 भी कैरी कर लिए, लेकिन जैसे जैसे कॉइन्स बढ़ते जाएंगे क्या होगा, वेट बढ़ेगा, हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं आपको अपनी पॉकेट में 10 रुपए के कॉइन रखने हैं सो दैट आप 1 लाख रुपए का ही कैरी कर सके। अब 1 लाख मुझे लेकर जाना है तो मैं सोचूंगी यार कॉइन्स अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही हूँ, मेरे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मेरे लिए मुश्किल है उन कॉइन्स का। उन कॉइन्स को लेकर जाने के लिए मुझे उसको सेफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज 1 लाख के कॉइन्स लेकर जाने का मतलब मैं किसी बैग में लेकर जा रही हूँ प्रॉपर। लेकिन अगर उसी 1 लाख को मुझे नोट्स की फॉर्म में लेकर जाना है तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉइन्स के बाद क्या इशू हुए, कॉइन्स के बाद इशू होते हैं आपके पेपर नोट्स। क्या इशू होते हैं, पेपर नोट्स। जब हम पेपर नोट के बारे में बात कर रहे हैं, पेपर मनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों पेपर मनी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस। अभी तक हमने देखा जो कॉइन्स थे वो ड्यूरेबल भी थे, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू भी था, मेजर ऑफ वैल्यू भी था, लेकिन दे आर नॉट एज कन्वीनियंट एज पेपर करेंसी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, तो इंट्रोड्यूस किए गए पेपर मनी एज अ मोर कन्वीनियंट ऑल्टरनेटिव टू मेटल। और जनरली ये कौन इशू करता है, इट इज इशूड बाय द सेंट्रल अथॉरिटीज। हमारी कंट्री में आप बताइए कौन कौन हमारे यहाँ इंडिया के अंदर कौन इशू करता है रुपी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हमारी कंट्री में नोट्स कौन इशू करता है, हु इज द इशूइंग अथॉरिटी। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर भी देंगे। हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू बट फंक्शंस एज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। नो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है, पेपर, अगर मुझे एक 2000 रुपए का नोट बनाना है, ठीक है, आज की डेट पे तो 2000 रुपए का नोट बंद है, लेट से अगर मुझे एक 500 रुपी का नोट बनाना है, 500 रुपए का नोट बनाने के लिए आपको क्या लगता है मुझे कितना खर्चा आएगा। ठीक है, लेट इट बी 20 रुपीज, ठीक है, एस्टिमेट ले रहे हैं, 20 रुपए का खर्चा आया मुझे उस 500 रुपए को के नोट को बनाने के लिए। तो इसका मतलब उसकी तो इंट्रिंसिक वैल्यू नियर अबाउट जीरो है, क्या एज कम्पेयर टू द 500 रुपी नोट 20 रुपए तो कुछ भी नहीं हुए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है दैट इज वेरी लेस देन द फुल बॉट लेस देन द फेस वैल्यू। ठीक है, या हम बोलते हैं, मैंने तो 20 रुपए ऐसे बोला, हो सकता है उसको बनाने की हमें 3 रुपए 4 रुपए भी आता हो प्राइस। ठीक है, उस डिटेल पे हम जा नहीं रहे, लेकिन पेपर मनी में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू बट फंक्शन एज लीगल टेंडर। अब लीगल टेंडर क्या होता है आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि जो लॉ बोलेगा कि आपको इसको एक्सेप्ट करना ही करना है। जैसे अगर मुझे कोई पेमेंट करनी हो तो मेरे पास 100 रुपी के नोट है, ठीक है, मेरे को जितनी मर्जी बड़ी पेमेंट करनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अगर आपको 100 रुपी का नोट प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, 100 के लेट से मैंने आपसे क्या लिया, मैंने आपसे दो नोटबुक ली, तो मैंने जाकर आपको 100 रुपीज प्रोवाइड किए कि ये दो नोटबुक का प्राइस है। आप मुझे तो ना बोलेंगे कि मुझे 50-50 के दो ही चाहिए, 100 रुपी का नोट तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ऐसा आप मुझे नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब क्यों नहीं बोल पा रहे, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला कि आपको तो ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो जब भी हम लीगल टेंडर के बारे में बात करते हैं हम क्या बोलते हैं, ये मनी एक्सेप्टेबल है बाय लॉ, बिकॉज ऑफ लॉ आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपसे मैंने नोटबुक्स ली, लेकिन लेट से मेरे को क्या लेना है, मुझे आपसे एक हाउस परचेज करना है। जब मुझे आपसे एक घर परचेज करना है इट इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। तो अब जरूरी नहीं है कि मैं आपको 500 के नोट में ही पेमेंट करूं। अगर मेरे पास 100 रुपीज के नोट है, इट्स इट्स अप टू मी कि मैं 100 के नोट लेकर आपके पास चले जाऊं।
तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 100 के नोट्स लेकर भी आपको ओवरऑल टोटल पेमेंट कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मुझे आपको 50 लाख की पेमेंट भी करनी है तो भी आप मुझे मना नहीं कर सकते कि मैम आप 100 के नोट्स पे हमें पेमेंट नहीं करिए। आप मुझे मना नहीं कर सकते। क्यों मना नहीं कर सकते? बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला कि आपको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब आप में से काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अगर हम 50 लाख की पेमेंट करने के लिए 100 रुपीज नोट लेकर जाएंगे तो उसके तो अपने ड्रॉबैक्स हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ लीगल एंगल समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कि लीगल टेंडर है क्या। लीगल टेंडर वो मनी है जिसको आप एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते। लेकिन इन करंट सिनेरियो कोई भी अगर मुझे आपको पेमेंट करनी है तो आप मैं भी आपको जाकर 100 रुपए के नोट में नहीं करूंगी, बिकॉज देर आर सर्टन अदर ऑप्शंस अवेलेबल टू मी। ठीक है, अगर मुझे आपको करनी भी है तो हो सकता है मैं चेक से करूं, हो सकता है नेफ्ट पेमेंट करूं, डिमांड ड्राफ्ट करूं, दैट्स अनदर केस। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि आप मुझे मना नहीं कर सकते। अब हम लीगल टेंडर के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरीके से लीगल टेंडर को हम डिफाइन करते हैं। नंबर वन, हम लीगल टेंडर को कैसे डिफाइन करेंगे? लिमिटेड लीगल टेंडर, और दूसरा हमारे पास होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। क्या इसको इरेज कर देते हैं? लीगल टेंडर can be further classified as limited legal tender and unlimited legal tender. अब यहाँ पे जब हमने लीगल लिमिटेड के बारे में बात की, इसका मतलब देयर इज सर्टन लिमिट। गवर्नमेंट आपको ये नहीं बोल सकती अंडर द केस ऑफ लिमिटेड लीगल टेंडर कि आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन इसमें करो। यहाँ पे क्या है, अप टू अ सर्टन ट्रांजेक्शन, एक एक अगर हम ट्रांजेक्शन के बारे में बात करें, मुझे वन टाइम अगर आपको पेमेंट करनी है तो वन टाइम पेमेंट में देयर इज अ लिमिट फॉर अंडर लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर ये जो एक्सेप्ट होती है ओनली अप टू अ सर्टन लिमिट, एक्सेप्टेड ओनली अप टू अ सर्टन लिमिट इन वन ट्रांजेक्शन। जैसे अगर मैं आपको बोलूं मुझे आपसे कुछ परचेज करना है, लेट से मैंने आपसे क्या किया, मैंने आपसे एक ईयरफोन परचेज किया। जब मैंने आपसे ईयरफोन फोन परचेज किया, आपने बोला इस ईयरफोन का प्राइस है 500 रुपए। ठीक है, आपसे आपने बोला ईयरफोन का प्राइस है 500 रुपए। मेरे पास ऑप्शन है, मैं आपको क्या करूंगी, 500 रुपए दूंगी या आप मुझे ईयरफोन निकाल के दें। या मैं ये भी तो कर सकती हूँ, मैंने देखा मेरे पास 50 पैसे का कॉइन पड़ा हुआ था। 50 पैसे के कॉइन को यूज करके मैं आपको 500 रुपए इकट्ठे करके दे दूं, तो आप मुझे बोलेंगे कि मैं ये चिल्लर नहीं ले सकता, आप जाइए। या हम कॉइन्स के बारे में बात करें, ठीक है, अगर मैं 1 रुपए के बारे में बात करूं तो 1 रुपए से भी आप मुझे, जरूरी नहीं है कि आप 1 रुपए के मेरे से 500 कॉइन्स एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। इट्स अप टू यू, आप एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, यू कैन रिफ्यूज। तो जब हम लिमिटेड लीगल टेंडर के बारे में बात कर रहे हैं तो देयर इज अ सर्टन लिमिट। ठीक है, क्यों सर्टन लिमिट है? बिकॉज गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारे जो सेलर्स हैं उनको भी इनकन्वीनियंस हो, मिस यूज हो सके लार्ज पेमेंट में, क्योंकि कोई भी बैठकर इतनी काउंटिंग तो करेगा नहीं बैठ के। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बैठकर उसको काउंट करें। अब हम बात करते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर की। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है यहाँ पे कोई भी अपर लिमिट नहीं है, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर ऑन हाउ मच कैन बी पेड यूजिंग इट, नो अपर लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें अगर हम बात करें जैसे मैंने आपको बताया 100 रुपए नोट को यूज करके आप लोग क्या पे कर रहे हैं, आप लोग पे कर रहे हैं 50 लाख। ठीक है, लीगली आप जो द अदर पार्टी है वो रिफ्यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द लीगल टेंडर प्रोविजन देयर। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड लीगल टेंडर प्रोविजन देयर।
क्लियर, यहाँ तक समझ आया? तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला एवोल्यूशन ऑफ मनी में कॉमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, देन पेपर मनी, फिर इसके अलावा क्रेडिट और बैंक मनी। जब तक कैश के थ्रू हो रहा था, बैंक अकाउंट्स नहीं थे, उससे पहले आ गई आपकी पेपर मनी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चेक्स आए, डेबिट कार्ड्स आ गए, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं अंडर द क्रेडिट और बैंक मनी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इसके अलावा आता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मनी, जैसे यूपीआई के बारे में बात करते हैं हम, इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बात करते हैं, मोबाइल वॉलेट्स के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्रेडिट मनी के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मनी के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे को डेबिट कार्ड लेकर जाना है, मेरे लिए इट्स डिफिकल्ट कि मैं हर समय डेबिट कार्ड लेकर जाऊं। और कई बार क्या होता था, डेबिट कार्ड में मैंने एटीएम इंसर्ट किया, ठीक है, एटीएम मशीन में मैंने डेबिट कार्ड इंसर्ट किया, तो कई बार क्या होता है वहां पे दिखाएगा कि कैश ही नहीं है, तो मुझे अगर कुछ परचेज करना है तो मेरे लिए इनकन्वीनियंट हो जाता था। दूसरा, अगर मुझे मार्केट में जाकर कुछ भी परचेज करना है, तो अगर समहाउ एरर आ गया, कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उस समय भी एरर आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट और बैंक मनी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें कुछ लूपहोल्स दिखाई देते हैं। या अगर हम यूपीआई के बारे में बात करें, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बात करें, मोबाइल वॉलेट के बारे में बात करें, तो इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड हियर। तो दीज आर द थिंग्स जो हर चीज के साथ प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। क्लियर? तो एवोल्यूशन ऑफ मनी आपको समझ आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी के बेसिस पे एक बार क्वेश्चन भी देखेंगे। अगर हम इसके बारे में बात करें, आप मुझे बताएं, सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले क्या आया? कॉमोडिटी मनी, जितना हम लोगों ने पढ़ा कॉमोडिटी मनी। देन हमारा क्या आया? मेटालिक मनी। देन हमारा आया पेपर मनी। देन हमारा आया चेक। 3241, 3241, आंसर शुड बी सी। तो सी आंसर है। आप लोगों को समझ आया कि किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन देखा? क्लियर? यहां तक सबको समझ आया? नाउ फंक्शंस ऑफ मनी। देखिए, फंक्शंस ऑफ मनी आप लोग खुद पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ मनी इट्स इंपॉर्टेंट और आप लोगों को खुद पता होना चाहिए। अब यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मनी मैं आपको पढ़ाऊंगी, बिकॉज यहाँ से भी हो सकता है आपको पूछा जाए। और वन वन थिंग जो बहुत बार पूछी जाती है, दैट इज फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड मनी के बारे में बात करें, स्टैंडर्ड मनी क्या है? मनी whose फेस वैल्यू इज इक्वल टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? ये हम लोगों ने पढ़ा था फुल बॉडीड मनी में। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि फुल बॉडीड मनी इज इशूड बाय द अथॉरिटी इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, देन इट इज नोन एज स्टैंडर्ड मनी। इट इज अ लीगल टेंडर्ड मनी एंड फॉर्म्स द बेस ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम। फिर आता है हमारा टोकन मनी, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर हमारा आता है फिएट मनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिएट मनी क्या है? जो गवर्नमेंट की ऑर्डर पे इशू हो रही है। जैसे अगर हम नोट के बारे में बात करें, आपके पास कोई भी नोट होगा, निकालिए। ठीक है, उस नोट के नीचे एक लाइन लिखी होगी। ठीक है, मैं आपको एक नोट दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अगर आप यहाँ पे देखें, आपको इस एरिया के अंदर आपको इस एरिया के अंदर कुछ पढ़ने हो रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। तो जब हम फिएट मनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिएट मनी में हम इसी चीज पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला? मनी दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू सोनली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्डर। इस 500 रुपए में अगर अगर गवर्नमेंट ने नहीं लिखा हो, ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं लिखा गया हो कि हम प्रॉमिस करते हैं, रिजर्व बैंक नहीं लिख करते, तो क्या इस 500 रुपए की कोई वैल्यू है?
ठीक है, ऐसे नोट्स तो आप लोगों को मिल जाएंगे। जब हम बचपन में लॉटरी लॉटरी भी खेलते थे या तो वहां पे भी नोट्स निकलते थे। ठीक है, अब उस नोट की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस नोट की वैल्यू इसलिए है बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट इसकी जो फेस वैल्यू असाइन कर रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं है, बट गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इस नोट की इतनी वैल्यू है। तो फिएट मनी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मनी दैट derives its value solely from the government order fiat and not from intrinsic value. It is backed by trust in the issuing authority, not gold or silver. फिर आता है हमारा कन्वर्टिबल पेपर मनी एंड इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। देखिए, कन्वर्टिबल पेपर मनी का कॉन्सेप्ट आज की डेट में रिडंडेंट है, इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। पहले के टाइम पे क्या होता था, गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी जितना भी पैसा इशू करती थी, वो सारा कितना इशू करती थी, जितना उसके पास अकाउंट में गोल्ड होता था या सिल्वर होता था। गोल्ड और सिल्वर के बेसिस पे वो क्या करती थी, पैसा इशू करती थी, उससे ज्यादा नहीं करती थी। तो कन्वर्टेबल पेपर मनी क्या होता है, पेपर मनी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटालिक मनी ऑन डिमांड। लेकिन इन कन्वर्टेबल मनी विद टाइम हम लोगों ने क्या देखा, पैसे की डिमांड बढ़ती गई। विद टाइम जब पैसे की डिमांड बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट के पास इतने ज्यादा रिजर्व्स नहीं है एज कंपेयर टू द मनी। हमारे पास उतने ज्यादा रिजर्व्स नहीं है गोल्ड के, सिल्वर के। तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, मॉनिटरी अथॉरिटी क्या करती है, एज कंपेयर टू द गोल्ड और सिल्वर, मनी ज्यादा भी इशू हो जाती है इन कन्वर्टिबल मनी के अंदर। और हम क्या बोलते हैं, इट कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर गोल्ड और एनी कमोडिटी। मॉडर्न पेपर करेंसीज आर इनकन्वर्टिबल। आगे वाले पॉइंट्स पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पे इनकन्वर्टिबल मनी में हम लोगों ने क्या बोला, दिस कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर गोल्ड और एनी कमोडिटी। बट यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास 100 रुपी 500 रुपी का नोट है, आप जाकर सेंट्रल बैंक या बैंक के अंदर जाकर नहीं बोल सकते ये आपने इशू किया था तो मुझे गोल्ड या सिल्वर दे दो। आप खरीद सकते हो मार्केट से, दैट इज सेपरेट थिंग। लेकिन आप सेंट्रल बैंक के पास जाकर नहीं बोल सकते कि आपने तो ये इशू किया, मुझे इतने का गोल्ड चाहिए। यू कैन नॉट से लाइक दैट। ठीक है, तो इसमें आप लोग ट्रांजेक्शन के साथ मार्केट में हम परचेज कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। क्लियर। फिर आता है हमारा लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होता है मैंने आपको बता दिया। देन आता है हमारा फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होता है, जो लीगल टेंडर ना हो लेकिन मनी एक्सेप्टेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। जैसे चेक है, अगर आपको मुझे पेमेंट करनी है, अगर आप मुझे पेमेंट करते हो और आपने मुझे एक चेक इशू करके दे दिया, इट्स अप टू मी कि मैं वो चेक एक्सेप्ट करूंगी या नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि कल को मैं बैंक में जाऊं और चेक जो है, आपके बैंक में पैसा ही ना हो, आपने तो मुझे चेक निकाल के दे दिया, लेकिन अगर मैं चेक एक्सेप्ट करूंगी भी तो किससे एक्सेप्ट करूंगी, जिसपे मुझे ट्रस्ट होगा। अगर मुझे आप पे ट्रस्ट है तो आई कैन एक्सेप्ट दैट चेक। लेकिन यहाँ पे अगर कल को वो चेक बाउंस भी होता है तो वहां पे भी मुझे कोई भी मुझे, मैं गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकती बिकॉज इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। ठीक है, मैं नहीं बोल सकती बैंक में जाकर मुझे पैसा दो ही दो, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन अगर हम दो पार्टीज हैं जो आपस में ट्रांजेक्शन कर रही है और मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी इसलिए चेक। क्लियर। तो इंक्लूड चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर बैंक और क्रेडिट मनी के बारे में अगर हम बात करें, बैंक और क्रेडिट मनी आप लोगों को पता है क्या होता है, लेकिन एक बार डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट के बारे में पढ़ लेना। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी जब हम कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई पढ़ेंगे, बट एक बार रीड कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक मनी, ये भी आप लोगों को पता है। मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। देखिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बुक में अगर आप आहूजा में ये चैप्टर पढ़ेंगे मनी वाला, तो वहां पे मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बारे में बोला गया है और कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर मिनिमम रिजर्व सिस्टम से क्वेश्चन। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम इंडिया फॉलो कर रहा है 1956 से। 1956 से आज तक हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। जब भी करेंसी इशू करनी होती है तो आरबीआई, दैट इज द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री,
उसको क्या करना पड़ता है, मिनिमम रिजर्व 200 करोड़ का रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें से मिनिमम 115 करोड़ जो है, इट इज मिनिमम, मिनिमम 115 करोड़ जो है वो गोल्ड पे होना चाहिए, और रेस्ट जो है वो फॉरेन सिक्योरिटीज में होना चाहिए। ठीक है, वाई मिनिमम 115 करोड़ इन गोल्ड, बिकॉज गोल्ड जो है दैट इज लेस वोलाटाइल। गोल्ड का मुझे श्योर है कि इसकी जो वैल्यू है वो इंटैक्ट रहने वाली है, बढ़ेगी, इनफैक्ट कम तो नहीं होगी। दिस अलाउज द आरबीआई फ्लेक्सिबिलिटी इन इशूइंग करेंसी एज लॉन्ग एज द मिनिमम रिजर्व इज मेंटेन्ड। क्लियर? तो ये था आज का आपका मनी का टॉपिक। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर? फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।